हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हिसार। आज मैं डिस्कस करूंगी असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। ये टॉपिक ई कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस अंडर द एजेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस टॉपिक के मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं: टू नो द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन, to assess the different anthropometric measurements, to assess nutritional status, to study the different dietary methods of nutritional assessment. सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी भी व्यक्ति या समुदाय का पौष्टिक स्तर है, जो कि उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व ग्रहण कर रहा है और कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। न्यूट्रिशन स्टेटस या पोषण स्तर डिफाइन करने का जो तरीका है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में। इंटरनल जो कारक हैं वो व्यक्ति के आयु, लिंग, पोषण, उसका व्यवहार, शारीरिक क्रियाएं और बीमारियां हैं, जबकि एक्सटर्नल वातावरण के कारक हैं जैसे कि फूड सेफ्टी, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आइडियल न्यूट्रिशन स्टेटस है वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति का जो पोषण इनटेक है, न्यूट्रिएंट इनटेक है और उसके शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर उन दोनों के बीच बैलेंस होगा तो हमारे शरीर का जो पोषण स्तर है वो बिल्कुल आइडियल या नॉर्मल होगा। ये जो स्लाइड है इसके अंदर 3 पिक्चर दिखाई गई हैं। सबसे पहली पिक्चर जो अंडर नरिश्ड या लो बॉडी वेट चाइल्ड की है, दूसरी पिक्चर हेल्दी चाइल्ड की है जिसका कि नॉर्मल बॉडी वेट है, और तीसरा जो बच्चा है वो मोटा बच्चा है यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा बॉडी वेट है। यानी कि पीपल्स जो हैं उनका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस अंडर नरिश्ड हो सकता है, ओवर नरिश्ड या माल नरिश्ड, यानी 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस इज ए पावरफुल फैक्टर फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इट इज़ ए मेजर मॉडिफाइबल एंड पावरफुल एलिमेंट इन प्रमोटिंग हेल्थ, preventing and treating diseases and improving the quality of life. मालन्यूट्रिशन के कारण से जो बीमारियां हैं उसके रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन और क्रोनिक डिजीज़ के मालन्यूट्रिशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि इसके कारण से पौष्टिक तत्वों का कम मात्रा में ग्रहण करने के कारण से संक्रामक रोगों के और संक्रामक रोगों का जो कारक है वो बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं और शारीरिक और मानसिक विकास कम हो जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व, एक या एक से ज़्यादा पौष्टिक तत्व ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के कारण से शरीर का वजन बढ़ जाता है जिसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं, और जिसके कारण से मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज़ होने का और हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन असेसमेंट का क्या उद्देश्य है, यानी कि न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के पर्पज़ क्या हैं। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ बिकमिंग माल नरिश्ड, यानी कि हम न्यूट्रिशन असेसमेंट के माध्यम से उन व्यक्तियों को या जन समूह को पहचान सकते हैं जो कि मालनरिश्ड होने वाले हैं, यानी बॉर्डर लाइन है, या उन व्यक्तियों को पहचान सकते हैं जो मालनरिश्ड या कुपोषित हैं। इसके आधार पर हम अपने कम्युनिटी के विकास के लिए कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और न्यूट्रिशन स्टेटस के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स या इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलाए वो कितने प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, यानी कि किन तरीक़ों से
हम पोषण स्तर को माप सकते हैं। इसके लिए दो विधियां हैं, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट विधि के अंदर हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पोषण स्तर को मापते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा हम किसी कम्युनिटी के न्यूट्रिशन स्टेटस को मापते हैं। डायरेक्ट मेथड जो न्यूट्रिशन स्टेटस को मापने के हैं A, B, C और D, यानी कि A फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, B फॉर बायोकेमिकल और लेबोरेटरी मेथड्स, C फॉर क्लिनिकल मेथड्स एंड D फॉर डाइटरी इवैल्यूएशन मेथड। इन 4 मेथड्स में से हम 2 मेथड यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड और डाइटरी इवैल्यूएशन मेथड आज डिटेल में करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड्स जो है न्यूट्रिशन असेसमेंट स्टेटस के हैं वो इकोलॉजिकल वेरिएबल्स यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, इसके कारण से हम ये पता करते हैं कि उस एरिया के अंदर कौन कौन से खाद्य पदार्थ वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के लिए अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आय के साधन कौन से हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन का इंटेक है वो आय के ऊपर भी निर्भर करता है। हाउस होल्ड इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस। नेक्स्ट मेथड है कल्चरल एंड सोशल हैबिट्स एंड वाइटल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। इसके अंदर जो डेटा अवेलेबल होता है जैसे कि मॉर्बिडिटी का, मॉर्टेलिटी का या दूसरे हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे कि इन्फेंट और अंडर 5 मोर्टेलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, फर्टिलिटी इंडेक्सेस एंड सैनिटरी कंडीशंस, इन सब के माध्यम से हम इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ये सारे जिनसे कि हम न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इसमें सबसे पहला एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है हमारे शारीरिक माप से। इसके अंदर हम हाइट, वेट और बॉडी प्रोपोर्शंस को मापते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों में या गर्भवती महिलाओं के जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है ये सब। दीज मेजरमेंट्स आर कंपेयर्ड विद रेफरेंस डाटा, यानी कि उस व्यक्ति के आयु और सेक्स ग्रुप के साथ, स्टैंडर्ड डाटा के साथ उस व्यक्ति का पर्सनल डाटा कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पर हम न्यूट्रिशन स्टेटस को इवेलुएट करते हैं। इस स्लाइड के अंदर ही दिखाया गया है कि किस प्रकार से किसी वृद्ध व्यक्ति का, एडल्ट जो व्यक्ति है उसका हाइट को मेजर करते हैं। इसके लिए जिस व्यक्ति की हम हाइट मेजर कर रहे हैं वो नंगे पांव स्टेडियोमीटर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके सिर के ऊपर जो मूवेबल हेड पीस है वो बिल्कुल स्कल के साथ सटा करके रखा जाता है और नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर उसकी हाइट को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है वेट मेजरमेंट। वेट मेजरमेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस्ड बीम स्केल या स्प्रिंग स्केल जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे जो रिलायबल है वो कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक या बैलेंस बीम स्केल है। वेट लाइट क्लोथ्स में और बिना जूतों के लिया जाता है और ये नियरेस्ट 0.1 kg या 100 ग्राम के ऊपर नोट किया जाता है। न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस इन एडल्ट्स के लिए हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं बॉडी साइज के लिए उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, वेट केजी के अंदर अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि जो हाई बीएमआई वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर शुगर की बीमारी यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ या दिल की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये उदाहरण दिया गया है जिसके माध्यम से ये समझाया गया है कि किस प्रकार से हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। अगर किसी व्यक्ति की वेट 60 किलो है और 68 किलो है और उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो इस फार्मूला के माध्यम से हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन पर 24.98 आता है।
स्लाइड के अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो BMI हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं उससे हम पता लगाएं कि वो व्यक्ति नॉर्मल है, बॉडी वेट है उसका, या कम बॉडी वेट है, या वो मोटापा से ग्रसित है। जो व्यक्ति 20 साल या उससे ज़्यादा आयु के हैं वो उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी पुरुष और महिलाओं के लिए और सभी एज के व्यक्तियों के लिए सेम है। अगर BMI 18.5 से कम है इसका मतलब उसका नॉर्मल बॉडी वेट जो है वो अंडर वेट है, यानी कि नॉर्मल से कम है। अगर 18.6 से 24.9 बॉडी मास इंडेक्स है यानी कि वो नॉर्मल बॉडी वेट का व्यक्ति है। अगर BMI 25 से 29.9 है यानी कि वो बॉर्डर लाइन है, ओवर वेट है। और अगर BMI 30 से ज़्यादा है यानी कि वो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि जो कमर का घेरा है उसको मापने के लिए हम जो नाभिक के ऊपर से हम मापते हैं और 0.5 सेंटीमीटर के नियरेस्ट के ऊपर मेजरमेंट लिया जाता है। इसके अंदर जिस व्यक्ति का वेस्ट सरकमफ्रेंस या कमर का घेरा मापते हैं वो बिल्कुल सीधा अपने पीठ को की मसल्स को रिलैक्स करते हुए और हाथों को साइड में और पैरों को सटा करके खड़ा हो जाता है और जो नॉर्मल एक्सपिरेशन है उसके एंड में मेजरमेंट ली जाती है। वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो मोर्टेलिटी को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करता है दूसरे और मेजरमेंट्स के कंपेयर में। अगर किसी व्यक्ति का वेस्ट सरकमफ्रेंस 94 से ज़्यादा या महिला का 80 से ज़्यादा है वो लेवल 1 के अंदर काउंट किया जाता है, और लेवल 2 के अंदर 102 से ज़्यादा मेल के लिए और 88 से ज़्यादा फीमेल के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस है तो वो काउंट किया जाता है। लेवल 1 जो है उसके अंदर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट सरकमफ्रेंस जो है वो है, इसमें एज का कोई मायने नहीं रखता, यानी कि इससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का वेस्ट सरकमफ्रेंस है तो वो फर्दर वेट गेन ना करे। लेकिन लेवल 2 जो है वो दिखाता है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी ओबीज है और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा है और साथ में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हिप सरकमफ्रेंस, यानी कि जो कुल्ले का घेरा, इसको मापने के लिए भी हम जो हाईएस्ट बटक सरकमफ्रेंस है हिप का और बटक है उसके ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करते हैं। इसके अंदर जिस व्यक्ति का माप लिया जाता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और दोनों मेजरमेंट्स वेस्ट और हिप जो है वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नॉन स्ट्रेचेबल टेप के द्वारा लिए जाने चाहिए। लेकिन हमें स्किन को बिल्कुल टाइट नहीं करना है, बिल्कुल सटा कर लेना है लेकिन स्किन को टाइट नहीं करना है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेस्ट हिप रेशियो, यानी कि वेस्ट हिप रेशियो है अगर वो कितनी है तो कितना खतरा बीमारियों के लिए होएगा। हाई रिस्क वेस्ट हिप रेशियो जिसको है अगर 0.8 से ज़्यादा है फीमेल के अंदर और 0.95 से ज़्यादा मेल के अंदर है, यानी कि वेस्ट सरकमफ्रेंस 80% ऑफ हिप मेजरमेंट वीमेन में और 90% से ज़्यादा मैन में है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है और वो हाई रिस्क के ऊपर है। अगर वेस्ट हिप रेशियो जो है इन कट ऑफ से लो है तो उनके अंदर जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का या टाइप 2 डायबिटीज़ का वो कम है। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स। जैसा कि पहले बताया गया है कि जो BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया है वो उसके आधार पर जो हम BMI कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड जो पहले डिस्कस किए हैं वो सिर्फ प्रौढ़ावस्था के लिए हैं, लेकिन जो बच्चे और टीन्स हैं उनके लिए जो BMI का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो परसेंटाइल बेसिस पर एज और सेक्स स्पेसिफिक है, क्योंकि जो
शारीरिक वसा है वो एज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और लड़के और लड़कियों के अंदर जो बॉडी फैट है उसकी मात्रा का भी फ़र्क होता है। बॉडी मास इंडेक्स फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स, ये जो टेबल है ये दर्शाता है अगर BMI वेट फॉर परसेंटाइल के बेसिस पर 5 से ज़्यादा है, कम है, यानी कि वो अंडर वेट है, 5 परसेंटाइल से और 85 से कम है, यानी कि वो हेल्दी वेट वाला बच्चा है, और 85 परसेंटाइल से और 95 के बीच का है, इसका मतलब वो रिस्क है ओवरवेट होने का, और 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा BMI फॉर वेट है, यानी कि वो ओवरवेट है। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो हमने डिस्कस किए, इनके अलावा कुछ और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड हिप वेस्ट रेशो। ये कुछ और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं जिनके द्वारा कि हम न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स। एडवांटेज जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं ये, विद हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, मेजर्स में मैनी वेरिएबल्स ऑफ न्यूट्रिशन सिग्निफिकेंस, दैट इज हाइट, वेट, mid arm circumference, hip circumference, skin fold thickness, waist and hip ratio, and body mass index. Readings are numerical and gradable on standard growth chart. Readings are reproducible, non-expensive, and need minimal training. But the limitations जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की हैं वो है इंटर ऑब्जर्वर एरर्स इन मेजरमेंट्स, लिमिटेड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, दैट इज लोकल वर्सेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आर्बिट्रेरी स्टैटिस्टिकल कट ऑफ लेवल फॉर व्हाट कंसिडर्ड एज अबनॉर्मल वैल्यूज। जो सेकेंड मेथड है न्यूट्रिशन असेसमेंट का वो है डाइटरी असेसमेंट, यानी कि जो व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है उसके माध्यम से न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना। इसके अंदर 5 अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस किया जाता है। सबसे पहला है 24 आवर डाइटरी रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, फूड डायरी टेक्निक एंड ऑब्जर्व्ड फूड कंजम्पशन। इन विधियों के माध्यम से डाइटरी असेसमेंट की जाती है। इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 24 आवर डाइटरी रिकॉल, इसके अंदर जो ट्रेंड व्यक्ति है वो इंटरव्यू लेता है किसी भी व्यक्ति का, और उससे ये पूछा जाता है कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने क्या खाया और क्या पिया। ये एक क्विक इजी मेथड है और शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता कई बारी किसी भी व्यक्ति के यूजुअल इनटेक का। नेक्स्ट है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। इस मेथड के अंदर सब्जेक्ट्स को एक लंबी लिस्ट दी जाती है फूड आइटम्स की, अराउंड 100 के अराउंड हो सकते हैं, और उसमें फूड फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी पर डे, पर वीक और पर मंथ नोट करने को कहा जाता है। यह एक इनएक्सपेंसिव और मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इजी टू यूज मेथड है। इस मेथड की कुछ कमियां या लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चनियर तैयार करना पड़ता है, एरर्स हो सकती हैं इसमें, एस्टिमेटिंग सर्विंग साइजेस, नीड्स अपडेटिंग विद न्यू कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स टू कीप पेस विद चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स, यानी कि समय के साथ मार्केट में नए नए कमर्शियल फूड जाते रहते हैं और उसके कारण से व्यक्तियों की डाइटरी हैबिट्स चेंज होती रहती है, तो हमें जो क्वेश्चनियर है उसको समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री का जो एम है
वो डिस्कवर करना है कि जो यूजुअल फूड इनटेक पैटर्न है किसी भी व्यक्ति का, वो एक लंबे समय तक किस प्रकार का है। ये एक इंटरव्यू मेथड है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर हम ओवरऑल ईटिंग पैटर्न को पता करते हैं। इसके लिए 24 आवर रिकॉल यूज किया जाता है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया। उसके साथ ही हम ये पूछते हैं कि आप आमतौर पर ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। इस तरह के से हम पूरे दिन का उसका ब्यौरा इकट्ठा करते हैं और उस व्यक्ति से जो सर्विंग साइजेस हैं उनके बारे में हाउस होल्ड मेजर्स के साथ, जैसे कि स्टैंडर्ड स्पून्स और कप्स हैं या फूड फोटोग्राफ्स हैं या मॉडल्स हैं, उनके माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा भाग है इसके अंदर जिसको में कि क्रॉस चेक किया जाता है, यानी कि जो पहले भाग में उसने आंसर दिए उनको क्रॉस चेक करने के लिए सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्वेश्चंस फूड प्रेफरेंस के, परचेजिंग के या सर्विंग साइज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो परचेजिंग है उसके माध्यम से भी हम फूड पोर्शंस को एस्टिमेट लगा लेते हैं। डाइटरी हिस्ट्री के जो है इसके कुछ लाभ हैं दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके माध्यम से जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो एक लंबे समय के लिए पता लग जाता है। लेकिन इसका जो हानि है वो ये है कि इसके अंदर बहुत लंबा क्वेश्चनियर होने के कारण से हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, लगभग 1 घंटे तक। और इंटरव्यूअर जो है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होना चाहिए जो कि डाइटरी हिस्ट्री के बारे में पता कर रहा है। आमतौर पर अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर है तो वो क्वेश्चंस के लिए उनके जो क्वेश्चंस पूछता है उनके आंसर्स को कई बारी सजेस्ट कर देता है, जिससे कि हमारा डाटा सही प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है फूड डायरी। इस मेथड के अंदर जिस भी व्यक्ति का हमें न्यूट्रिएंट इनटेक पता करना होता है उसको ये कहा जाता है कि आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका टाइप, यानी कि उसका नाम और उसकी मात्रा को रिकॉर्ड करते जाएं डेली। इसमें 1 दिन से 7 दिन तक का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिलायबल तरीका है ये, लेकिन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर जगह पर कोई भी व्यक्ति कागज़ और पेन कैरी करके नहीं रख सकता। नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्व्ड फूड कंजम्पशन। ये मेथड जो है सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड विधि है रिसर्च पर्पज़ के लिए। इस मेथड के अंदर जो भी भोजन खाया जाता है, जो इंडिविजुअली खाता है व्यक्ति, उसको माप करके और उसको नोट कर लेता है और उसी के बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ये मेथड जो है ये और सभी मेथड्स के सबसे ज़्यादा हाई डिग्री की एक्यूरेसी इस विधि के द्वारा प्राप्त होती है। ये एक्सपेंसिव विधि है और इसके अंदर समय और एफर्ट्स दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है जो डाइटरी मेथड्स हैं उनके द्वारा जो डाटा हमें प्राप्त होता है उनको 2 विधियों से हम एनालाइज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव विधि से मेथड से और क्वांटिटेटिव मेथड से। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर हम फूड पिरामिड या बेसिक फूड ग्रुप्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने भोजन को विभिन्न ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। 5 ग्रुप्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, ब्रेड्स एंड सीरियल, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, पोल्ट्री और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन 5 ग्रुपों में हम डिवाइड करके कैलकुलेशंस करते हैं और इसके आधार पर हम नंबर ऑफ सर्विंग्स का पता लगाते हैं, ईच ग्रुप से कितनी सर्विंग्स ग्रहण की, और उसी के हिसाब से हम मिनिमम रिक्वायरमेंट से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड। इसके अंदर जितने अमाउंट में एनर्जी या दूसरे पौष्टिक तत्व ग्रहण किए उनको कैलकुलेट किया जाता है फूड कंपोजिशन टेबल के साथ से और उसको फिर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। ये सब आप इस टॉपिक के अंदर कवर किया। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से संभावित बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसके अंदर हम
ने 10 क्वेश्चंस दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसके साथ साथ इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से बन सकते हैं, और नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक को अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। जेलिफ की जो बेसिक बुक है जिसमें कि असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ कम्युनिटी दिया है, उसके अलावा रोजालिंड एस गिब्सन की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, और सूर्य तापा दास की बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन। इनके अंदर भी ये टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप फर्दर स्टडी करने के लिए इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। गुड लक फॉर एग्जाम्स। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।